उस परिवार में टोटल 14 लोग थे, लेकिन बुरारी में सिर्फ 12 लोग ही शिफ्ट हुए थे। एक दिन ललित की बहस उसके बॉस से होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि ललित का बॉस उसे कंपनी के ही एक कमरे में बंद करके कमरे में आग लगा देता है। लोग अंदर जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं। जो लोग वहां गए थे उनकी चीखें निकल जाती हैं। वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं कि अंदर बहुत सारी लाशें हैं। अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसका शिकार होने के बाद इंसान किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक पर सोचने समझने की क्षमता खो देता है। इसका एक एग्जाम्पल क्राइम अनवील्ड का 7वां एपिसोड है। आज की कहानी साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है और मेरे अकॉर्डिंग अंधविश्वास से भरपूर भी। ये केस है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बरारी एरिया की। ये कहानी घटित तो दिल्ली में ही हुई थी, मगर इसकी शुरुआत राजस्थान से होती है। राजस्थान की एक फैमिली दिल्ली के बरारी इलाके में शिफ्ट होती है। उस परिवार में टोटल 14 लोग थे, लेकिन बुरारी में सिर्फ 12 लोग ही शिफ्ट हुए थे। शिफ्ट होने वालों में 3 पीढ़ियां शामिल थी। पहली पीढ़ी में एक हस्बैंड वाइफ जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा थी, 70 प्लस थी। पति का नाम भोपाल सिंह और पत्नी का नाम नारायणी देवी था। दूसरी पीढ़ी में उनके 2 बेटे भवनेश और ललित, 2 बहुएं सविता और टीना और एक बेटी प्रतिभा भी थी। तीसरी पीढ़ी में 5 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। इस तस्वीर की मदद से आपको समझने में आसानी होगी। बरारी में ये लोग खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन इनकी फैमिली का मुखिया, जिनका नाम भोपाल सिंह था, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद ललित ज़्यादा टेंशन में रहने लगता है, क्योंकि वो भोपाल सिंह से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड था। दोनों भाइयों में भवनेश अपने अपार्टमेंट के बाहर ही एक किराने की दुकान खोल लेता है, जबकि ललित एक प्लाईवुड कंपनी में काम करता है। एक दिन ललित की बहस उसके बॉस से होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि ललित का बॉस उसे कंपनी के ही एक कमरे में बंद करके कमरे में आग लगा देता है, जिससे ललित किसी तरह बच तो जाता है, मगर चिल्लाने से उसकी आवाज़ चली जाती है। अब दोनों भाई मिलकर किराने की दुकान चलाने लगते हैं। इनका ये बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा था। एक दुकान से अब 2 दुकान हो चुके थे। इनकी दुकानें आस पड़ोस की तमाम दुकानों से ज़्यादा चलती थी। रोज़ाना की तरह अगल बगल के लोग सुबह सुबह दूध और राशन के लिए उनके दुकान पर पहुंचते हैं, मगर देखते हैं कि दुकान अब तक नहीं खुली थी। दुकान बंद देखकर कई लोग वापस चले जाते हैं। रोज़ाना जिस टाइम दुकान खुलती थी उससे लगभग 2-3 घंटे ज़्यादा ही हो गए थे, पर दुकान अब भी नहीं खुली थी। दुकान के बगल में ही उस घर का मेन डोर था। वहीं के कुछ लोग ये सोचते हुए कि आखिर दुकान अब तक खुली क्यों नहीं, घर के दरवाजे को खोलते हैं। दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। लोग अंदर जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं। जो लोग वहां गए थे उनकी चीखें निकल जाती हैं। वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो तुम लोग। वो कहते हैं कि अंदर बहुत सारी लाशें हैं। लोग हिम्मत करके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ 10 लाशें फंदे से लटक रही थी, जिनमें 2 मर्द, 3 औरतें और 3 लड़कियां और 2 लड़के शामिल थे। ये पूरी फैमिली जो राजस्थान से यहाँ शिफ्ट हुई थी, वे सारे लोग ही मारे गए थे। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जांच करते हुए एक कमरे में जाती है, जहाँ देखती है कि एक और लाश जमीन पर पड़ी हुई है। ये लाश परिवार के सबसे उम्रदराज नारायणी देवी की थी। अब टोटल मरने वालों की संख्या 10 नहीं बल्कि 11 हो चुकी थी। मरने वालों में नारायणी देवी के बेटे बहुओं के अलावा उनकी एक बेटी प्रतिभा भी थी, जो तलाक के बाद अपनी बेटी के साथ बुरारी में ही आकर रह रही थी। भवनेश और सविता के साथ उनके 3 बच्चे मारे गए थे। ललित और टीना के साथ उनका एक 15 साल का बेटा और प्रतिभा के साथ उनकी एक बेटी, जिसकी शादी भी तय हो चुकी थी, वो भी मारी गई थी। पुलिस डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ये तमाम लाशें जो टंगी हुई है, ये इन सब ने सुसाइड किया है या इनका मर्डर हुआ है। लेकिन इन तमाम लाशों को देखकर ऐसा ज़रूर लग रहा था जैसे ये सब सुसाइड नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर ही है, क्योंकि इन तमाम लाशों के हाथ पीछे करके टेलीफोन वायर से बांध दिए गए थे। और अगर इन लोगों का सुसाइड करने का प्लान भी होता तो 11 लोग बिना हिचकिचाए कैसे सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक सवाल ये भी था कि भले ही माँ बाप खुद को मार लेंगे, लेकिन बच्चों को क्यों मरने देंगे। उनमें से एक लड़का तो नाबालिग भी था। पुलिस को घर के फ्रिज में खाना रखा हुआ मिलता है। सुबह नाश्ते के लिए भिगोया गया चना मिलता है। अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वो सुबह के लिए खाने की तैयारी क्यों करते, वो चना क्यों भिगाते। पुलिस जांच में ये भी पता चलता है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। नारायणी देवी के कुल 5 बच्चे थे। 3 लोग जो मारे जा चुके थे और 2 उनके साथ नहीं रहते थे। इस घटना के बाद वो दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं।
वो दोनों यहाँ नहीं रहते थे, बेटी अपने ससुराल में रहती थी और बड़ा बेटा राजस्थान में रहता था। पर उनसे भी पुलिस पूछताछ में कुछ खास पता नहीं लग पाता। पुलिस इस केस की तफ्तीश जारी रखती है। इस घर के छत पे बंधा हुआ इनका एक कुत्ता भी मिलता है, मगर एक कुत्ते को कातिल का पता हो भी तो वो क्या ही बता सकता है। इस केस की स्टोरी इतनी ज़्यादा डरावनी और सनसनीखेज थी कि मीडिया वाले तरह तरह के प्रेडिक्शन लगा रहे थे, जिस कारण पुलिस मीडिया में सुसाइड डिक्लेयर कर देती है। जिसके बाद लोग पुलिस को भला बुरा भी कहने लगते हैं कि केस को सुलझाने की बजाय पुलिस सुसाइड बता रही है और इस केस से पीछा छुड़ा रही है। मगर इस पूरी घटना का सच तब सामने आता है जब पुलिस को उसी घर में 11 डायरीज मिलती हैं। डायरी को पढ़ने के बाद ही इस घटना की सच्चाई खुलकर सामने आती है। पुलिस को उनके परिजनों और डायरी से क्या पता चलता है, आइए जानते हैं। दरअसल ये लोग रेगुलर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन तमाम घर वाले हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तभी अचानक ललित भी हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है। उसकी आवाज़ वापस आ जाती है और ललित ही आगे का पाठ पूरा करता है। घर वालों का मानना था कि ललित की आवाज़ भोपाल सिंह के कारण वापस आई है, जो कई साल पहले ही मर चुके थे। ललित को और उसके घर वालों को ऐसा लगने लगा था कि भोपाल सिंह की आत्मा ललित के अंदर आती है, जिसके बाद घर वालों को भी ललित भोपाल सिंह की आवाज़ में जो भी कुछ करने को कहता वो उसकी आज्ञा का पालन करते। उनका ऐसा मानना था कि जब भी भोपाल सिंह की आत्मा ललित के अंदर आती है तो वो डायरी लिखता है, जिसमें आगे क्या क्या करना है वो तमाम चीज़ें लिखी होती हैं और जो लिखा होता है परिवार वाले उसी को फॉलो करते हैं। ललित की बातों पर परिवार वाले पूरी तरह से विश्वास करते हैं। इस पूरी घटना के करीब 1 हफ्ते पहले एक बार फिर से भोपाल सिंह की आत्मा ललित के अंदर आती है और डायरी लिखना शुरू करती है। डायरी में लिखा था कि आने वाले 7 दिनों तक तुम सबको बड़ पूजा करनी है, जिसमें तुम लोगों को अपनी आँखों पर पट्टी बांधनी है, कान में रुई डालनी है और ऊपर छत की सीलिंग में रस्सियाँ या दुपट्टे लटकाने हैं और अपने हाथ बांध लेने हैं। सबके हाथ और गले में बंधन केवल एक व्यक्ति ही बांध सकता है। तुम 10 लोग लटक कर ये काम करोगे, जबकि नारायणी देवी इस काम को फर्श पर ही करेगी। ये सब तुम लोग 7 दिन तक करोगे और 7वें दिन मैं आऊँगा। 6 दिन ये करने के बाद 7वें दिन एक कटोरी में पानी रख देना। अगर तुम लोगों ने ये पूजा सही तरीके से की तो पानी लाल हो जाएगा और मैं घर वापस आऊँगा और तुम सबको बचा लूँगा। 6 दिन उन सब ने मिलकर पूजा की और 7वें दिन सच में बरगद के पेड़, जिसे बड़ भी कहा जाता है, उसी के जैसे फंदे से लटक गए। मगर ना ही पानी का रंग लाल हुआ और ना ही भोपाल सिंह लौटे। लौटते भी कैसे, भला मरा हुआ व्यक्ति कभी वापस लौटता है? इस घटना से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तमाम लोग कितने अंधविश्वासी थे। क्राइम ब्रांच ने इन तमाम लोगों की ऑटोप्सी कराई। इनके दिमागी सेल्स की मदद से पता चला कि इनमें कोई भी सुसाइड करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सुसाइड करने वाले अक्सर सुसाइड से पहले सोचना समझना छोड़ देते हैं। मगर ये लोग तो अंधविश्वास का शिकार बन गए थे। इस केस को अलग अलग एंगल से देखने का कारण ये भी था कि जिस घर में वे लोग रहते थे उसकी बाहरी दीवार में 11 पाइप के टुकड़े लगाए गए थे, जिनमें 4 पाइप के टुकड़े सीधे थे। ये सीधे पाइप मेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि 7 पाइप नीचे की ओर झुके हुए थे, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस घर में मरने वाले भी 4 मेल और 7 फीमेल थे। ये सब इत्तेफाक नहीं था, अंधविश्वास था। ये चीज़ें भी डायरी से सिद्ध हो चुकी थी। इत्तेफाक से इनके घर में 11 लोग रह भी रहे थे। पुलिस को उसी घर से 11 डायरियाँ भी मिलती है और घर में मरने वालों की संख्या भी 11 ही थी। दरअसल हुआ क्या था कि जब भोपाल सिंह की मौत हुई थी तो इनके घर की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी और उनसे सबसे ज़्यादा करीबी ललित भी चिंता में रहने लगा था। जब ललित की आवाज़ भी चली गई थी और पूजा करते वक्त वापस लौटी थी तो ललित को लगने लगा था कि उनकी आत्मा मेरे करीब रहती है, यानी कि उसके पिता की, और उन्होंने ही मेरी आवाज़ भी मुझे वापस कर दी है। ललित एक तरह से दिमागी मरीज बन चुका था और इसी कारण वो कभी कभी अपने पिता जैसी आवाज़ें निकालता और डायरी लिखता और घर के बाकी लोगों को अलग अलग तरह के काम करने को भी कहता। अगर इस केस में उस घर से ये तमाम डायरीज नहीं मिली होती तो शायद इस केस का कोई हल नहीं निकलता। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।